अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के फिजिकल साइंस के दूसरे सबक हरकत मोशन के पार्ट 2 में आपका इस्तकबाल है। पार्ट 1 में हम हरकत के बारे में पढ़ चुके हैं। हालत सुकून, हालत हरकत क्या होती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे किस तरह से जो है एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, रिश्ता होता है इनमें, इसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। स्क्रीन पर जैसा कि आपको बताया गया है, एक सड़क पर जो है एक बस जा रही है जिसके अंदर ए और बी दोनों को पॉइंट आउट किया गया है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर सड़क के किनारे बस को जो है ऑब्जर्व कर रहा है, बस का जो है मुशाहिदा कर रहा है। चूंकि बस हरकत कर रही है, ए और बी हालत हरकत में है, बलिहाज ए बी जो है हालत सुकून में है, जबकि बलिहाज वो बी जो है हालत हरकत में है। बी बलिहाज ए हालत सुकून में है, जबकि जो है ऑब्जर्वर मुशाहिद के जो है नजर से जब देखें तो जो है बी हरकत कर रहा है। ये दोनों भी जो है बातें सही है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मोशन इज रिलेटिव, यानी हरकत जो है इजाफी होती है। रास्ते का तयन और फासला और नकल मकान की जो है तशरीह, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक शख्स का ए से ई तक जो तय किया गया फासला है वो ए से बी के मुकाम पर जाता है, फिर बी से सी के मुकाम पर जाता है, सी से डी और डी से ई और ई से तक जो है आता है। ये रास्ते का तयन और फासला और नकल मकान की तशरीह में जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, ए से एफ तक एक शख्स का जो है तय करदे फासले को बताया गया है जो बी सी डी ई के मुकाम से जो है एफ तक पहुंचता है, जबकि ए से बी का जो फासला है वो 5 किलोमीटर है, बी से सी का फासला 3 किलोमीटर है, सी से और डी का जो फासला है वो 2 किलोमीटर है, और डी से ई का जो फासला है वो 1 किलोमीटर है, और ई से एफ का जो फासला है वो 4 किलोमीटर है। जबकि ए और एफ का जो अखल तरीन जो फासला है एक सिमती डायरेक्शन में या सिमत में वो जो है 8 किलोमीटर है। यहाँ पे फासले और नकले मकान को समझने के लिए इस शक्ल को बताया गया है। यहाँ पे फासला जो है किसी शय के दिए गए वक्त के दौरान में तय की गई लंबाई होती है, जबकि जो है नकले मकान किसी मुतयन सिमत में शय के अखल तरीन फासले को कहते हैं। यहाँ से ए से एफ का जो डायरेक्ट 8 किलोमीटर का जो फासला है वो नकले मकान है, जबकि पर्सन का जो एक्चुअल पाथ है यानी जिस रास्ते से वो चलकर जाता है ए बी सी डी ई एफ तक, ये जो है उसका फासला है, तय करदा फासला है। यहाँ पे तय करदे फासले में आप देख सकते हैं कि इसकी सिमत बार बार बदल रही है, जबकि नकले मकान में जो है एक ही सिमत को बताया गया है ए से एफ तक। फासले को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ए बी बी सी सी डी डी ई और ई एफ तक का जो है फासले को नापना होगा, जिसमें जो है ए बी का फासला 5 है, बी सी का 3 है, सी डी का 2 है और डी का जो है 1 है। उसी तरह से जो है ई एफ का जो फासला है वो 4 किलोमीटर है। ये सबको जमा करने पर हमें 15 हासिल होगा। 15 किलोमीटर जो है क्या है फासला है, जबकि ए से जो एफ तक जो डायरेक्ट जो फासला है वो जो है 8 किलोमीटर है, जो नकले मकान कहलाएगा। फासला 15 किलोमीटर है और नकले मकान 8 किलोमीटर है। यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि नकले मकान जो है हमेशा फासले के बराबर होता है या फासले से छोटा होता है, लेकिन फासले से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब कोई शय फासला तय करते हुए आगे बढ़ता है तो इसकी जो सिमत है वो हमेशा जो है बदलती है, जबकि नकले मकान की जो है सिमत एक ही जो है सिमत में ये हरकत बताई गई है यहाँ पे। लिहाजा फासला जो है गैर सिमती मकदार होती है, नकले मकान जो है सिमती मकदार होती है। यानी गैर सिमती मकदार वो है जिसमें सिर्फ मकदार होती है, सिमत नहीं होती, ऐसी मकदार को हम गैर सिमती मकदार कहते हैं, जबकि नकले मकान सिमती मकदार है। यहाँ पे जो है फासले को भी बताया गया है और सिमत को भी बताया गया है, लिहाजा जो है नकले मकान जो है सिमती मकदार है और फासला जो है गैर सिमती मकदार है। मशगला एक देखते हैं हम, फासला और नकले मकान। रास्ते का तयन और फासला और नकले मकान की तशरीह। उफ़क़ी सिमत से मुनासिब ज़ाविया बनाते हुए गेंद को हवा में उछालिए, इसके रास्ते पर गौर करते हुए कागज पर इस रास्ते को जो है जाहिर कीजिए। शक्ल में हवा में फेंकी गई गेंद का रास्ता दिखाया गया है। फासला किसी शय के दिए गए वक्त के दौरान में तय की गई लंबाई होती है, जबकि नकले मकान किसी मुतयन सिमत में शय के अखल तरीन फासले को कहते हैं। शक्ल पर गौर करते हुए फासला यस और नकले मकान ए बी में फर्क महसूस कीजिए, लिहाजा नकले मकान एक सिमती मकदार है। किसी तबई मकदार को जाहिर करने के लिए मकदार और मुतयन सिमत दोनों ही पाए जाते हैं। ऐसी किसी तबई मकदार को सिमती मकदार वेक्टर कहते हैं। ऐसी तबई मकदार जो बगैर किसी सिमत के जाहिर की जाती है गैर सिमती मकदार यानी स्केलर कहलाती है। फासला जो है गैर सिमती मकदार है। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, जब हम गेंद को किसी एक खास जाविये के तहत जो है ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो बाल जो है गेंद किस तरह से जो है जमीन तक पहुंचता है, इसकी जो है शक्ल को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सिमत जो है हमेशा बदलती है, जबकि जो है ये जैसे मिसाल के तौर पर ए से बी तक गेंद का जो रास्ता है वो 15 मीटर बताया गया है और ए से बी तक जो डायरेक्ट जो रास्ता है रास्ता है वो 10 मीटर बताया गया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 15 मीटर जो है इसका तय करदा फासला है, जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है यानी
یعنی دو نقاط کے درمیان کا اقل ترین جو فاصلہ ہے اے سے بی تک وہ جو ہے 10 میٹر ہے۔ یہاں پہ نقل مکان کے لیے سمت بتائی گئی ہے، جبکہ جو ہے طے کردہ فاصلے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سمت کا تعین جو ہے ہمیشہ بدلتا ہے۔ یہاں پہ ایک سمتی مقدار کو کسی خطی خطے سے تیر کے نشان کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی مقدار کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ تیر کا نشان سمت بتاتا ہے، یعنی اے ٹیل ہے یہاں پہ، بی جو ہے ہیڈ ہے۔ نیچے دکھائی گئی ایسی ہی ایک مقدار میں نقطہ اے دم یعنی ٹیل کہلائے گا، جبکہ جو ہے بی اس کا سرا جو ہے ہیڈ کہلائے گا۔ اوپر کی مثال میں اے ایس بی شے کا حقیقی طے کردہ فاصلہ اور اے بی نقل مکان ہے جو ابتدائی مقام اور انتہائی مقام کے درمیان خط مستقیم ہے۔ ایسے ہی نظام میں فاصلے اور نقل مکان کی جو اکائی ہے میٹر ہوتی ہے، جسے یم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسری اکائیاں کلومیٹر اور سینٹی میٹر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے سی جی ایس سسٹم میں جو ہے طے کردہ فاصلہ اور نقل مکان کے لیے جو سینٹی میٹر سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ جو ہے ایم کے سسٹم میں سے میٹر سے جو ہے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مشغلہ نمبر 2 ایکٹیویٹی 2 سمتی مقدار نقل مکان کی جو ہے نقشہ کشی۔ ایک کار مختلف راستوں سے گزرتی ہے، جیسا کہ جو ہے اشکال جو ہے 6A اور 6B میں بتایا گیا ہے۔ نقاط اے اور بی ابتدائی اور آخری مقامات ہے۔ اے ابتدائی نقطہ ہے، جبکہ بی اس کا آخری جو ہے نقطہ ہے۔ ذیل میں دی گئی اشکال کے لیے نقل مکان کی سمتی مقداروں کو اتاریے۔ عام طور پر فاصلہ اور نقل مکان وقت کے ساتھ تبدیل ہونے والی مقداریں ہیں۔ سوچئے اور تبادلے خیال کیجئے، کسی جسم کا نقل مکان اس وقت کیا ہوگا جب جسم کسی نقطے سے شروع ہو کر اسی نقطے پر اپنا سفر ختم کرے گا؟ روزمرہ زندگی کی ایک مثال دیجئے۔ جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے، اے نقطے سے ایک شخص نکلا اور جو ہے اے نقطے پر آ کر رکا، جبکہ جو دائرہ بتایا گیا ہے اس کا جو محیط ہوتا ہے وہ سرکمفرنس ہوتا ہے وہ 25 کلومیٹر ہے، جبکہ نقل مکان جو ہے جس مقام سے نکلا تھا اسی مقام پہ آ کے رکا ہے، لہٰذا دو مقامات کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 0 کلومیٹر جو ہے بتایا گیا یہاں پہ۔ فاصلہ اور نقل مکان کی مقداریں کب مساوی ہوتی ہے؟ اگر فاصلہ اور نقل مکان ایک ہی ہوں، یعنی جو ہے اگر دو نقاط کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ مساوی ہو، یعنی فاصلہ بھی مساوی ہو نقل مکان بھی مساوی ہو، تب جو ہے فاصلہ اور نقل مکان کی مقدار مساوی ہوگی۔ اگر کوئی جسم خط مستقیم پہ حرکت کر رہا ہے تب جو ہے اس کا فاصلہ اور نقل مکان دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ اوسط چال اور اوسط رفتار۔ ایک ٹرین تلنگانہ ایکسپریس سرپور کاغذ نگر سے 2 بجے دوپہر اپنا سفر جو ہے شروع کر کے 8 بجے شام حیدرآباد پہنچتی ہے۔ اسے شکل میں جو ہے بتایا گیا ہے۔ سرپور کاغذ نگر سے قاضی پیٹ سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے جو ہے پھر سرپور کاغذ نگر سے حیدرآباد کے لیے سمتی مقداریں ظاہر کی گئی ہیں۔ فرض کیجئے کہ سرپور کاغذ نگر سے حیدرآباد کا فاصلہ 300 کلومیٹر ہے۔ سفر کے لیے 6 گھنٹے درکار ہیں۔ بتائیے ہر گھنٹہ ٹرین نے کتنا فاصلہ طے کیا گیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاصلہ جو ہے 300 کلومیٹر ہے اور 6 گھنٹے کا وقت لگا، لہٰذا جو ہے 300 کلومیٹر بٹے 6 ہم لکھیں گے، جس کو حل کرنے پر ہمیں 50 حاصل ہوگا، کیونکہ 1 کلومیٹر پر آور کی چال سے جو ہے طے کرتی ہے، لہٰذا جو ہے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ یہ جو ہے اس کی جو ہے چال ہوگی۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین نے ہر گھنٹے میں بالکل 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے؟ ظاہر ہے جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک گھنٹے کے دوران ٹرین نے جو فاصلہ طے کیا ہوگا اس میں کمی بیشی رہی ہوگی، لہٰذا ہم ہر گھنٹے میں ٹرین کے طے کردہ اوسط فاصلے کو اس کی اوسط چال کے طور پر لیتے ہیں۔ اکائی وقت میں طے کردہ اوسط فاصلے کو اوسط چال کہا جاتا ہے۔ اوسط چال جو ہے مجموعی فاصلہ بٹے وقت اس کا جو ہے ضابطہ ہے۔ اوسط چال مساوی مجموعی فاصلہ بٹے وقت۔ فرض کیجئے کہ مذکورہ مثال میں نقل مکان جو ہے 120 کلومیٹر جنوب مغرب کی سمت میں ہے، بتائیے کہ ہر گھنٹہ نقل مکان کتنا ہوگا؟ تو نقل مکان فی گھنٹہ 120 کلومیٹر بٹے 6 گھنٹے جنوب مغرب کی سمت میں، اس کو حل کرنے پر ہمیں 20 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے حاصل ہوگا، جو سمت جنوب مغرب بتایا گیا۔ فی گھنٹہ وقت کسی جسم کا نقل مکان اوسط رفتار کہلاتا ہے۔ اوسط رفتار ایک سمتی مقدار ہے، لہٰذا رفتار نقل مکان کی سمت میں ہوگی۔ اوسط رفتار مساوی ہے جملہ نقل مکان بٹے وقت، یعنی اوسط رفتار کو معلوم کرنے کے لیے ضابطہ دیا گیا ہے وہ جملہ نقل مکان بٹے وقت ہے، جبکہ اوسط چال کے لیے جو ضابطہ دیا گیا ہے وہ مجموعی فاصلہ بٹے وقت ہے۔ اوسط چال اور اوسط رفتار سے کسی دیے وقت میں وقت کے دوران جو ہے جسم کی حرکت کی وضاحت ہوتی ہے۔ ان مقداروں سے کسی خاص وقت پر ٹرین کی حرکت سے متعلق تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کار 200 کلومیٹر کا فاصلہ 5 گھنٹوں میں طے کرتی ہے، بتائیے کہ کار کی اوسط چال کیا ہوگی؟ جیسا کہ کار کی اوسط چال کا جو ہے ضابطہ آپ جانتے ہیں، طے کردہ فاصلہ بٹے وقت۔ طے کردہ فاصلہ 200 کلومیٹر ہے اور جو ہے 5 گھنٹوں میں طے کرا، لہٰذا جو ہے 200 بٹے 5 یعنی 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی جو ہے رفتار سے یہ اس کی جو ہے اوسط جو چال ہوگی وہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ کیا آپ اوسط چال اور اوسط رفتار کی پیمائش کر سکتے ہیں؟ آپ اوسط چال اور اوسط رفتار میں کس طرح فرق کر سکتے ہیں؟ رفتار اور چال سے متعلق فہم کے لیے آئیے اب ہم چند مشاغل انجام دیں گے۔ مشغلہ نمبر 3 اوسط چال کی پیمائش کرنا۔ اپنے اسکول کے میدان میں
दो ऐसे नुकात का इंतखाब कीजिए जिनके दरमियान का फासला 50 मीटर हो, उन्हें और ए बी का नाम जो है दीजिए। चंद तलबा को नुक्ते ए के पास खड़े रहने को कहिए और दूसरे ग्रुप को चंद तलबा को नुक्ते बी के पास खड़े रहने के लिए कहिए। दोनों ग्रुप में तलबा की तादाद मसावी होनी चाहिए। जैसे ही आप ताली बजाएं, नुक्ते ए पर खड़े तलबा को नुक्ते बी तक दौड़ने को कहिए। इसी वक्त नुक्ते बी पर खड़े तलबा चल रुकनी घड़ी शुरू करें। उस बात का ख्याल रखें कि नुक्ते ए से दौड़ लगाने वाले हर तालिब इल्म के लिए नुक्ते बी पर एक तालिब इल्म चल रुकनी घड़ी के साथ मौजूद हो, जो दौड़ पूरी होने पर दरकार वक्त नोट करे। दौड़ पूरी करने के लिए हर तालिब इल्म का लिया गया वक्त ज़ैल के जदवल में नोट करें। तालिब इल्म जिसमें A1, A2, A3 से बताया गया है, नुक्ते बी तक पहुंचने के लिए लिया गया वक्त सेकंड्स में T1, T2, T3 लिया गया है। इस तरह से लेकर इसकी जो है औसत चाल को हम मालूम करना है। एक प्रोजेक्ट वर्क के नीचे जो है इससे पहले जो मशगले को दिया गया है उसको किया जा सकता है, जिसमें फासला 100 मीटर का लिया गया है, जिसमें नाम तालिब इल्म है। ए नुक्ते से बी नुक्ते तक पहुंचने के लिए लिया गया वक्त सेकंड्स में बताया गया है। यहाँ पे नाम तालिब इल्म अनवर है, जो है 15 सेकंड में इसको पूरा करता है। इसकी जो है औसत चाल मालूम करने पर हम 100/15 मसावी 6.66 जो है इसकी जो है एवरेज स्पीड औसत चाल होगी, मीटर पर सेकंड जिसको कहते हैं हम। उसी तरह से अहमद 25 सेकंड में जिसकी औसत चाल 4 है, पाशा 30 सेकंड में जिसकी औसत चाल 3.33 है, हमीद 28 सेकंड में 3.57 जो है मीटर पर सेकंड इसकी औसत चाल है। उसी तरह से बालू 22 सेकंड 4.54 जो है इसकी मीटर पर सेकंड औसत चाल है। उसी तरह से रामू 14 सेकंड जिसकी औसत चाल जो है 7.14 मीटर पर सेकंड है, जबकि शाम जो है 40 सेकंड में ये तय करता है इसकी औसत चाल जो होगी वो 2.5 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ पे तेज दौड़ने वालों में और जो आहिस्ता दौड़ने वालों में नाम दोनों का है। रामू जो है ये 7.14 की जो है रफ्तार से औसत रफ्तार से जो है इस दौड़ को कंप्लीट करा, जबकि जो है शाम 2.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको दौड़ को मुकम्मल करा। जिसमें तेज दौड़ने वालों में जो है रामू है और आहिस्ता दौड़ने वालों में शाम है। वो तालिब इल्म जिसने नुक्ते बी तक नुक्ते ए से पहुंचने के लिए सबसे कम वक्त लिया, सबसे तेज दौड़ लगाने वाला कहलाएगा, यानी उसकी औसत रफ्तार सबसे ज्यादा होगी। मनसूबाई काम प्रोजेक्ट वर्क औसत चाल की पैमाइश करना, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, आपके लिए एक मनसूबाई काम प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। अपने मकान के बच्चों की 100 मीटर की दौड़ लगा के इनके पहुंचने के वक्त को नोट करते हुए औसत चाल की पैमाइश महसूस कीजिए, जैसा कि इससे पहले के मशगले नंबर 3 में आपको बताया गया है। जैसे इससे पहले मशगले में आप देख चुके हैं कि जो है चंद तलबा को लेकर हम जो है मशगला अंजाम दिए थे, जिसमें ए से बी तक 100 मीटर की दूरी का फासला रखकर जो है इनको दौड़ने के लिए कहा गया और इनके लिए दरकार जो वक्त है उसको वक्त को नोट करके जो है औसत चाल जो है मालूम की गई। उसी तरह से अपने मकान में जो बच्चे हैं उनको जो है लेकर जो है 100 मीटर की दौड़ लगाकर इस मशगले को जो है पूरा करें और इस मनसूबाई काम को पूरा करके नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज।